हैं, एक तो क्रोमोफोब अबाउट 50% और दूसरा क्रोमोफिल ये भी लगभग 50%। क्रोम टर्म आता है कलर के लिए, फोब यानी हेट, डिसलाइक। तो क्रोमोफोब डू नॉट स्टेन विथ एनी डाई, किसी भी कलर से वो स्टेन नहीं होता है, इसलिए उसको क्रोमोफोब कहते हैं। They do not synthesize and secrete any hormone, ना ही उसका काम है हार्मोन को सिक्रीट कर। They act only as precursor, यानी कितना सब चलावे लगले, चलू डाले चलाई सब घुस घुस के हम नहीं चल रहे 80% हो गलो खत्म। ही तो आर आदमी जे है पूरा खत्म करेला। ये बढ़िया 250 रुपये में इटली रहती है नर के अंदर करे इटल कुछ अच्छा, कोई अच्छा थीम करते भी एरोप्लेन में तुरंत करते हैं। क्लास जब बीच में हो रहा है तो दिमाग निकाल देते ग्रुप ऐसे। हाँ एरोप्लेन में कोई करो है सब अगर वो अपने नेट पर चलते हैं। हाँ यार हम बंद कर कभी कभी कमजोर हो जाए बंद करो उसमें, छोड़ दो उसमें। हमें जरूरी चाहिए वो क्रॉसवॉक करना तुमको है। जो हम लोगों ने कहा, एक तो सोमैटोट्रॉप, उसी को ऑरेंजियोफिल भी कहते हैं। सोमैटोट्रॉप बिकॉज वो हार्मोन रिलीज करता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, और ऑरेंजियोफिल इसलिए कि उसको कलर करते हैं ऑरेंजी डाई से। ऑरेंजी ये एसिड डाई है, देखा भी हुआ आपके असाइनमेंट। और दूसरा है कार्मिनोफिल्स और लैक्टोट्रॉप। तो लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करता है ये लैक्टोट्रॉप, जिसको प्रोलैक्टिन भी कहते हैं हार्मोन को, मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसका काम है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क। और ये स्टेन होता है एजोकार्माइन एसिड डाई से, इसलिए इसको कार्मिनोफिल भी कहते हैं। तो ऑरेंजियोफिल एंड कार्मिनोफिल, ऑरेंजियोफिल को सोमैटोट्रॉप और कार्मिनोफिल्स को लैक्टोट्रॉप। तो ये दो टाइप एसिडोफिल है। और बेसोफिल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 15%, 15% होता है। तो इसमें 4 टाइप के सेल्स हैं एंड ऑल दी सेल्स स्टेन विथ द बेसिक डाई, जिसका नाम है पेरियोडिक एसिड शिफ्ट, SCHIFF। वो वहां पे शिफ्ट लिखा हुआ है असाइनमेंट में, शिफ्ट करेंगे उसको। तो PS कहते हैं, पेरियोडिक एसिड से बेसिक डाई, उससे कलर लेता है। तो इसलिए कलर के नाम पर इसका नाम, सेल का नाम नहीं रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है उसके आधार पे नामकरण है। तो 4 तरह का है। एक थायरोट्रॉप, नाम से आप भी समझ रहे हैं, वो TSH रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन जिसको कहते हैं। दूसरा है कॉर्टिकोट्रॉप, तो वो रिलीज करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। तीसरा है FSH गोनाडोट्रॉप, जो FSH रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और चौथा है LH गोनाडोट्रॉप, ये रिलीज करवाएगा, लैक्टोट्रॉप है तो ये सॉरी ये गोनाडोट्रॉप है जिसको LH गोनाडोट्रॉप कह रहे हैं, ये रिलीज करवाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में, और मेल में ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स है। ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है दोज हार्मोन्स व्हिच एक्ट अपॉन एंडोक्राइन पार्ट। कोई हार्मोन अगर किसी एंडोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है तो उसको ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। 6 ही ट्रॉफिक हार्मोन है एंड ऑल ऑफ देम रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पढ़ेंगे। अब आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस का TS। ये डायग्राम बना हुआ है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस का सेक्शन है। आप देख रहे हैं इसमें 2 तरह के सेल्स हैं, एक ग्रीन कलर से बना दिया है, ये मास्ट सेल है, और जो रेड कलर से बना दिया ये पिट्यूटरी साइट है। तो 2 ही तरह के सेल्स हैं, एक तो मास्ट सेल और दूसरा पिट्यूटरी साइट्स। और मास्ट सेल हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्टोलॉजी में
ये 3 तरह का केमिकल रिलीज करता है। एक तो हिस्टामिन विच इज वैसोडायलेटर, दूसरा सेरोटोनिन विच इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और तीसरा हेपेरिन विच इज एंटीकोआगुलेंट। So these 3 types of chemicals are released from the mast cell. तो मास्ट सेल वही काम करता है जो बेसोफिल करता है हम लोगों के ब्लड में। और दूसरा टाइप का सेल्स है पिट्यूसाइट्स, एंड पिट्यूसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। ये फैगोसाइटोसिस करता है और पैथोजन को, माइक्रोबियल पैथोजन को नष्ट करता है। अब इनके अलावे ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है पोस्टीरियर लोब, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था अबाउट 10 लाख न्यूरॉन्स, 10 लाख के लगभग न्यूरॉन्स हैं which are connected to the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus and they enter into the posterior lobe। और ये न्यूरॉन्स हैं जो आ रहा है हाइपोथैलेमस से, और इसके एक्सॉन एंड से रिलीज होता है हार्मोन, 2 न्यूरो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। न्यूरो हार्मोन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो सिंथेसाइज और रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो 2 न्यूरो हार्मोन्स हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंड्स, दीज आर द नर्व एंड्स एंड दे आर स्टोर्ड टेम्पररीली विदिन द न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ये सब न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं जिनके अंदर ये स्टोर होता है, और जहाँ पे स्टोर होता है दैट एरिया इज कॉल्ड हेरिंग्स बॉडी। तो हेरिंग्स बॉडी कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ये सेल्स नहीं है, ये इसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये दानेदार स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 2 तरह के न्यूरो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और ये जहाँ पे मौजूद है उस पार्ट को कहते हैं हेरिंग्स बॉडी, और यहीं से फिर ये रिलीज होता है ब्लड सर्कुलेशन। इसके अलावे तो 10 लाख न्यूरॉन्स हैं, इसके अलावे ब्लड कैपिलरी है, और फिर 2 तरह के सेल्स हैं, मास्ट सेल और पिट्यूसाइट। मास्ट सेल 3 तरह का केमिकल रिलीज करता है जो हम लोग जानते हैं, histamine, serotonin and heparin। Heparin it is anticoagulant। और पिट्यूसाइट्स फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो that's all। तो ये इसका हिस्टोलॉजी हो गया पिट्यूटरी का। अब हम लोग स्टार्ट करें फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में 6 हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और 2 न्यूरो हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब से। तो 6 और 2 हो गया 8। अब एक हार्मोन है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम लोग में कभी कभी रिलीज होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि MSH इज रिलीज फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया। पढ़िएगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है, ये गलत है। इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है फ्रॉग में, बर्ड में, रेप्टाइल में, नॉट इन केस ऑफ मैमल। हम लोग आगे बात करेंगे। Pars intermedia or intermediate lobe is highly reduced in mammal. It is just about 4% of the total gland. हम लोगों में intermediate lobe काफी reduced है, काफी छोटा है, सिर्फ 4% होता है पूरे ग्लैंड का, और उससे कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। तो मामला आता है कि MSH कहाँ से रिलीज होता है, तो उस पर बात करेंगे आगे हम लोग। तो फिलहाल 6 हार्मोन एंटीरियर लोब से, 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब से, और कभी कभी MSH रिलीज होता है फ्रॉम कॉर्टिकोट्रॉफ, नॉट फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया। इस पर आगे बात करें। तो अब इन हार्मोन्स को एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखें फिजियोलॉजी ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी एंटीरियर लोब का फिजियोलॉजी। अभी कहा कि 6 हार्मोन है। पहला हार्मोन है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, इसको सोमैटोट्रॉफिन भी कहेंगे, और इसी को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, शॉर्ट में GH। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, या इसी को थायरोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसी को थायरोट्रॉफिन भी कहते हैं। तीसरा हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन। चौथा हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, इसी को गोनाडोट्रॉफिन भी कहते हैं, और FSH का एक नाम है गैमीटोकाइनेटिक हार्मोन।
गैमीट मतलब तो हो गया स्पर्म और ओवम, और काइनेसिस मतलब निर्माण। तो गैमीट का निर्माण भी करवाता है, इसलिए नाम है गैमीटोकाइनेटिक हार्मोन। तो एफएसएच का इतना नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सब लिखा हुआ है आपके असाइनमेंट में। दूसरा है इसका गैमीटोकाइनेटिक हार्मोन, तीसरा नाम है गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, और चौथा नाम है गोनाडोट्रॉफिन। और अब पांचवा हार्मोन है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसी को मेल में कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएस है। इसको भी गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, इसको भी गोनाडोट्रॉफिन कहते हैं। और छठा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसको शॉर्ट में पीआरएल कहते हैं, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, या इसी को लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। इसी का तीसरा नाम है लूटियोट्रॉफिक हार्मोन, एलटीएच भी कहते हैं, लूटियोट्रॉफिक हार्मोन। चौथा नाम है मैमोट्रॉफिक हार्मोन, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। पांचवा नाम है मैमोट्रॉफिन। तो प्रोलैक्टिन कहें, या मिल्क स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहें, या लूटियोट्रॉफिक हार्मोन कहें, या ल्यूटियोट्रॉफिन कहें, या मैमोट्रॉफिक हार्मोन कहें, या मैमोट्रॉफिन कहें, ये सब एक ही हार्मोन, ऑल आर द सेम, ये एक ही हार्मोन। तो अब हम लोग पहला हार्मोन स्टार्ट करें, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। आप लोग अभी पढ़ ही चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ आर द एसिडोफिल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये स्टेन होता है ऑरेंजी डाई से, इसलिए इसको ऑरेंजियोफिल भी कहते हैं। और एक चीज और है, हमने कहा कि जितना भी हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑल आर प्रोटीन हार्मोन, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, ऑल आर प्रोटीन। तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच भी कहते हैं, या इसी को ग्रोथ हार्मोन जीएच भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 21,500। ह्यूमन में जीएच का मॉलिक्यूलर वेट है 21,500। रिलीज हो रहा है सोमैटोट्रॉफ से। अगर इसका फीडबैक रेगुलेशन देखिएगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दो तरह का फीडबैक होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कहा था डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हार्मोन एंड इट्स प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हार्मोन है जीएच और उसका प्रोड्यूसर है सोमैटोट्रॉफ, पिट्यूटरी का पार्ट है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट निगेटिव फीडबैक भी कहेंगे, सर्वो निगेटिव फीडबैक भी कहेंगे, और एक टर्म और इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोफाइजियल रेगुलेशन। अब तो टर्म कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, हाइपोफाइजियल रेगुलेशन और दूसरा हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन। एकदम नाम से पकड़ना, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाइपोफाइजियल अगर रेगुलेशन कहेंगे तो कहां से कंट्रोल होगा? हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी से। और अगर हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन कहेंगे तो हाइपोथैलेमस से। तो अगर हम लोग देखें इसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है सोमैटोट्रॉफ से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सोमैटोट्रॉफ है, मान लें ये जीएच है और ये रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के अंदर सेल है सोमैटोट्रॉफ, ये रिलीज कर रहा है जीएच। तो पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसलिए ये हाइपोफाइजियल रेगुलेशन पर। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है, तो ये एक्टिवेट कर देगा सोमैटोट्रॉफ को टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ जीएच, जैसे कि ब्लड में जीएच का लेवल मेंटेन हो जाए। यानी अगर किसी कारण से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया ब्लड में, या लेवल कम हो गया,
तो ये एक्टिवेट करेगा सोमैटोट्रॉप टू रिलीज ग्रेटर अमाउंट ऑफ जीएच। तो ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल मेंटेन हो गया। और ठीक इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया, ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बढ़ गया, तो ये सोमैटोट्रॉप को रोक देगा टू सीक्रेट फर्दर अमाउंट ऑफ जीएच। तो ये जैसा जरूरत है वैसा काम करेगा। अगर ब्लड में जीएच का लेवल कम है तो सोमैटोट्रॉप ज्यादा जीएच रिलीज करेगा, और अगर कहीं ब्लड में इसका लेवल ज्यादा है तो सोमैटोट्रॉप कम जीएच रिलीज करेगा। तो दोनों साइड से काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज पुल एंड पुल। मैंने बाहर से आया था, सही में ऑक्सीजन का डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो वो रेगुलेशन हो रहा है फ्रॉम तो यहाँ पे जो लेवल मेंटेन किया जा रहा है वो पिट्यूटरी के द्वारा, इसलिए हाइपोफाइजियल रेगुलेशन कहते हैं। सोनिया टीम को सुनाएंगे। ऑडियो बंद करते हैं जिनका भी है, बंद करना हो। उस दिन में तो यही पे है शादी में। सर सामिया करीम। तो सर माइक किसी का तो यहाँ पे अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है ब्लड में तो पिट्यूटरी ज्यादा रिलीज करेगा जीएच, और अगर ज्यादा है तो पिट्यूटरी कम रिलीज करेगा। तो डायरेक्ट रिश्ता है ग्रोथ हार्मोन और पिट्यूटरी के बीच में, तो डायरेक्ट निगेटिव फीडबैक है। इसको हाइपोफाइजियल रेगुलेशन भी कहेंगे। और दूसरा है कि अगर जीएच का सिक्रेशन कम हो रहा है, लेवल कम हो रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस को एक्सेलरेट करेगा। Whenever the amount of GH decreases in the blood, it activates the hypothalamus to release the factor called GHRF, यानी growth hormone releasing factor। growth hormone releasing factor ये आ रहा है from hypothalamus, न्यूरोपेप्टाइड है, नाम से मालूम है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कह रहे हैं, तो ये काम करेगा सोमैटोट्रॉप के ऊपर और सोमैटोट्रॉप से जीएच के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो जीएचआरएफ को सोमैटोक्राइनिन भी कहते हैं। सोमैटोक्राइनिन, क्राइनस टर्म आता है सिक्रीशन के लिए। तो whenever the level of the GH decreases in the blood, it activates the hypothalamus to release greater amount of GHRF, and this GHRF acts upon the somatotrop and helps in the release of GH, and vice versa। अगर GH का लेवल कम होगा, ज्यादा हो गया ब्लड में, तो ये हाइपोथैलेमस को रोक देगा फ्रॉम रिलीजिंग GHRF। GHRF का सिक्रीशन कम हो जाएगा और सोमैटोट्रॉप GH को नहीं रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन। और प्रोडक्ट है ग्रोथ हार्मोन, प्रोड्यूसर है सोमैटोट्रॉप, इसमें तीसरा कंपोनेंट आ गया हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक। तो इनडायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो कंसीडर्ड एज हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन। डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक के लिए टर्म आया है ये हाइपोफाइजियल रेगुलेशन। तो दोनों एक साथ चलता है, ऐसा नहीं समझना है कि ये वाला होगा तो ये नहीं होगा, दोनों एक साथ। यानी जैसे आपको अपने पेरेंट्स से पैसा लेना है तो एक बार अपने पेरेंट्स से भी आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं फोन से कि पापा हमको पैसा चाहिए, और दूसरी ओर आप अपनी मम्मी या अपने भाई बहन से भी करवा रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है। तो जब इसका लेवल कम है तो ये सोमैटोट्रॉप को डायरेक्टली भी एक्टिवेट कर रहा, और दूसरा
हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट कर दे रहा है, कोई रिस्क नहीं ले रहा है, जैसे कि जीएचआरएफ रिलीज होगा और जीएचआरएफ अब इसको एक्टिवेट कर, क्या यानी जीएचआरएफ हो गया थर्ड कंपोनेंट सोमेटोकाइनेट। तो ग्रोथ हार्मोन का फीडबैक देखा दोनों तरह का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें कि ग्रोथ हार्मोन हैज हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन का हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, नाम से भी आप समझ गए, ग्लाइसीमिया कहा जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन में होता है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml फास्टिंग के समय, और 100 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml जब फूड ले लेते हैं, ये नॉर्मल लेवल। अब अगर 120 मिलीग्राम पर 100 ml से बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज लेवल तो हम लोग कहेंगे इट इज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो जीएच का रोल हमने कहा कि जीएच हैज हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, मींस इट हैज द टेंडेंसी टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए इस पर, थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो इसका मतलब है कि हर वो कंडीशन जहां ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड विल स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ जीएच। ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो अगर ग्लूकोज लेवल किसी कारण से कम है ब्लड में तो ये एक्टिवेट कर देगा जीएच के सिक्रेशन को, और ठीक इसका उल्टा अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो इट विल चेक द रिलीज ऑफ जीएच। यानी एक नेगेटिव फीडबैक हम लोग देख रहे हैं जीएच का विद द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हम लोगों का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इट आल्सो डिटरमिन्स और इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिक्रेशन ऑफ जीएच। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसे फास्टिंग कह रहे हैं, हम वीडियो ऑन कर रहे हैं आपका, जो जवाब दे। फास्टिंग में क्या होगा ग्रोथ हार्मोन? हाँ, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। फास्टिंग वर्ड अगर कहेंगे तो यहाँ पे छोड़िए, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा रिलीज होगा सर। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। हाँ तो अभी रुकिए, अभी तो बात कर सब लोग समझे तब। जब कभी भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होगा ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो जीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा। ये नेगेटिव फीडबैक इन बिटवीन जीएच एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हमने कहा कि फास्टिंग, तो जब फास्टिंग करते हैं तो खाने की कमी होती है, फूड मिला नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल सबसे पहले, जो ब्लड ग्लूकोज है वो सबसे पहले यूटिलाइज होता है। जैसे खाना हम लोग नहीं खाते हैं या 3-4 घंटा हो गया फूड लिए हुए तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल खत्म हो जाता है, वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया मेटाबॉलिज्म। उसके बाद यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है फैट का। तो जाहिर सी बात है अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो ग्लूकोज तो खत्म है ब्लड में, तो ग्लूकोज लेवल जैसे ही डाउन हो रहा है जीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई पर्सन फास्टिंग करता है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा। वहां बढ़ने का मकसद ये है कि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे। अब अगर किसी का स्लीप ड्यूरेशन ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल ड्यूरेशन है 7 से 9 घंटा, आपके इसमें लगभग 8-9 घंटा सोना चाहिए आपकी उम्र में, और कोई पर्सन सो रहा है 10-11 घंटा, तो उसका स्लीप ड्यूरेशन लॉन्गर है, उसका जो स्लीप ड्यूरेशन है वो लॉन्गर है। तो जैसे ही वो सोएगा तो खाना तो खा नहीं रहा है, वो तो नींद में है, तो नींद में है तो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज उसका यूटिलाइज होता चला जा रहा है। अब अगर वो देर से उठा, लंबे समय के बाद उठा, तो ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, नतीजा है कि जीएच का सिक्रीशन होने लगता है। तो इसलिए आप देखिएगा जिसकी नींद पूरी होती है
जो बहुत देर सोता है उसका बॉडी का ग्रोथ भी अच्छा हो। कम सोने वाला जैसे कम ड्यूरेशन सोएगा तो पतला वो पर्सन लीन थीन होगा, दुबला पतला होगा, बॉडी वेट भी कम होगा, उसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, स्टंटेड होगा उसका ग्रोथ। और अगर अच्छी नींद लेता है तो उसका ग्रोथ बेटर होगा, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन। तो ये भी एक फीडबैक हो गया। अब मान लीजिए उसी तरह एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करता है तो एक्सरसाइज करेगा या फिजिकल वर्क करेगा तो ग्रोथ हार्मोन तो ब्लड में ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया तो जीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला है, फिजिकल वर्क करने वाले का पर्सन का जो ग्रोथ होता है बॉडी का वो बेटर होता है। तो सब आप कैसे भी सोचिएगा सबके पीछे मामला है ब्लड ग्लूकोज का। यानी किसी भी कारण से ग्लूकोज का लेवल घटेगा तो जीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, और अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा घटेगा तो जीएच लेवल बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा ग्लूकोज लेवल तो जीएच का सिक्रीशन घटेगा। तो ये हो गया फीडबैक। एक फीडबैक देखा डायरेक्ट बिटवीन जीएच एंड सोमैटोट्रॉप, उसको हाइपोफाइजियल रेगुलेशन कहा। दूसरा फीडबैक देखा जीएच एंड जीएचआरएफ जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन हो गया। और तीसरा हो गया जीएच एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हम लोग ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन देखते। ग्रोथ हार्मोन नाम से मालूम है ये ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हम लोगों के सेल्स और टिश्यू को के निर्माण में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन चाहे मसल हो, बोन हो या बॉडी का कोई भी टिश्यू या ऑर्गन हो, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का अमाउंट जरूरी है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ टिश्यू प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन का काम है टिश्यू प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना। यानी अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका रोल पूछा जाए तो एनाबॉलिक इफेक्ट है। एनाबॉलिक इफेक्ट कहने का मतलब है सिंथेसिस। अगर कैटाबॉलिक इफेक्ट कहेंगे तो इसका मतलब है ब्रेकडाउन, यूटिलाइजेशन। तो जीएच हैज, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि जीएच हैज, क्वेश्चन अगर आ गया कि इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म the GH has anabolic effect, catabolic effect, both. तो आंसर इज anabolic effect, यानी टिश्यू प्रोटीन को सिंथेसाइज करा। दूसरा अभी का इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यानी प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में बदल देना, यह प्रक्रिया कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसमें मदद करता है ग्रोथ हार्मोन। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी एनाबॉलिक इफेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी एनाबॉलिक इफेक्ट है, बिकॉज ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तभी तो फिर यूटिलाइज होगा एनर्जी पे, तो ये बढ़ा रहा है। और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका दोनों रोल है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। यानी इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट एज वेल एज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट का निर्माण भी करवाएगा और फैट को यूटिलाइज भी कराता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है टिश्यू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा ब्लड में। और तीसरा है कि फैट का सिंथेसिस भी करवाएगा, निर्माण भी करवाएगा, लाइपोजेनेसिस कहते हैं, लाइपोजेनेसिस। और फिर उसका यूटिलाइजेशन भी करवाएगा, ये दोनों काम। इसके अलावा हम लोग बोन पढ़ चुके हैं, तो बोन में बताया था ग्रोथ जोन होता है, दैट इज मेटाफाइसिस, जंक्शन बिटवीन द एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। वहां पे हाइलाइन कार्टिलेज है।
तो बच्चा जब जन्म लेता है तो यही जो मेटाफाइसिस रीजन है, दैट इज जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, उसी पे ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होता है, बिकॉज वो कैल्सिफाइड नहीं, तो वहां से बोन की लंबाई बढ़ती है, बॉडी की भी लंबाई बढ़ती है। तो बॉडी के हाइट को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल है, बोन की लंबाई और बॉडी का हाइट बढ़ाने में जीएच का इंपॉर्टेंट रोल है। देन इसके अलावा जीएच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स एंड ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल है माइलॉइड हीमोपोएसिस में भी, यानी ब्लड के निर्माण में भी ग्रोथ हार्मोन मदद करता है माइलॉइड टिश्यू यानी बोन मैरो टिश्यू के निर्माण में। और अगर बोन मैरो टिश्यू को बनवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। इन सब के अलावा ग्रोथ हार्मोन गोनैड्स के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। मेल में टेस्टिस का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में, फीमेल में ओवरी का। तो हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली या गैमेटोजेनेसिस में भी मदद कर रहा है। अगर गोनैड्स का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ टिश्यू प्रोटीन, उसके बाद इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और तीसरा है सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद तो बाकी सब है कि माइलॉइड हीमोपोएसिस में मदद कर रहा है, मसल्स के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, बोन की लंबाई और हाइट को बढ़ा रहा है, ये सब सारा चीज। हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑल्सो सिनर्जिस्टिक टू थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मतलब मिनिमम, जिंदा रहने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा को रिलीज करने के लिए सेल की क्रिया कितनी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। उससे घट जाएगा तो पर्सन विल नॉट सर्वाइव। तो ये मदद करता है, ये थायरॉक्सिन के साथ मिलकर बीएमआर को मेंटेन करता है। अब ये 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर लिंक भेजना।